हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज में मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स के दो वीडियो आएंगे अलग अलग छोटे छोटे से। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद स्पेशली मोल कॉन्सेप्ट और कॉन्सेंट्रेशन टर्म के सवाल तुम लोग लगाने में कैपेबल हो जाओगे। रिवीजन का पर्पस इतना ही है, छोटा वीडियो होने वाला है, काफ़ी तेज़ी से जाएगा और हम लोग इसे आधे से घंटे से 40 मिनट के बीच में इसे पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब रेडॉक्स वाला, अभी आज हम लोग मोर कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। रेडॉक्स वाले के लिए यार मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना कि बैलेंसिंग की जरूरत तो नहीं है, बैलेंसिंग रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है। अगर है तो रेडॉक्स रिएक्शन का पहला चैप्टर, पहला लेक्चर देख लो जाके, उसमें बैलेंसिंग सिखाई हुई है। बाकी रिवीजन क्लास में बैलेंसिंग नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन करेंगे। देखो टाइम कम है, अगर हम सरल चीज़ों पर टाइम लगाएंगे तो कठिन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कम कर पाएंगे, है ना। तो सिंपल सा है। फिर उसके बाद मोर कॉन्सेप्ट के PYQs 2023 के पड़े हुए हैं, रेडॉक्स के आ जाएंगे PYQs, और फिर 2021 के PYQs भी कर लेंगे। ठीक है, चलो। सब कुछ हमें मिलता है कहाँ पे? सब कुछ हमें मिल रहा है dextercamp.in पे, जहाँ पे PYQs की सीरीज पूरी, रिवीजन वीडियो सारे, उनके लेक्चर नोट, सब कुछ हमें अवेलेबल है dextercamp.in पे। वहाँ जाके ले सकते हैं। हम लोग टेस्ट सीरीज भी रन कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज अपना तुम्हें अगर मन हो तो तुम अभी भी टेस्ट ले सकते हो, देना शुरू कर दो, क्योंकि अब तो मुश्किल से 40-45 दिन बचे हैं। टेस्ट सीरीज करना शुरू कर दो। 40 दिन भी कहाँ, 35 दिन बचे हैं यार अब तो, है ना। तो उसे करना शुरू कर दो। स्टार्टिंग करते हैं मूल कॉन्सेप्ट की। मूल कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू द मास ऑफ वन कार्बन आइटम ऑफ C12। ठीक, तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ इट्स एलिमेंट एज कम्पेयर टू द मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ C12 टेकन एज 12 यूनिट्स। ठीक, तो 1/12 इंटू मास ऑफ C12 को हम क्या कहते हैं? 1 AMU कहते हैं। ये तो बात हमें पहले से ही पता है कि 1/1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम्स। तो 1 AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, और इसी को आजकल हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास भी कहते हैं। वन मास ऑफ वन कार्बन आइटम 1.99 इंटू 10⁻26 kgs है। तो 1 AMU की वैल्यू हो जाएगी वो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स आ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम आजकल यूनिफाइड मास भी कहते हैं, यू भी कहते हैं। ठीक है, 1 AMU इज सेम एज 1 U। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। तो मूल कॉन्सेप्ट में हम लोग अगर शुरू करें बिल्कुल बच्चा लेवल से, तो 1 पेयर में 2 चाहिए, 1 डजन में 12, 1 स्कोर में 20, 1 ग्रॉस में 144 और 1 सेंचुरी में 100। इसी तरह से 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होंगी, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। 2 3 लिख दो या 2 2 लिख दो, हार्डिंग मैटर्स, तो इसे हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम क्या करते हैं कि एक एटम के एक से ज़्यादा आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और आइसोटोप एग्जिस्ट करेंगे तो क्या होगा? उनके मास नंबर अलग अलग होंगे और जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होंगे। तो उनके केस में हम लोग को क्या निकालना पड़ता है? एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ता है। तो जैसे अगर हम हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, तो 1H1 1H2 1H3, तो इसके अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आता है वो 1.08 ग्राम के लगभग आता है। ठीक है, इसी तरह से मास नंबर तुम्हें पता है, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक, एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। मास नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर है। ठीक है, ये तो सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक टर्म्स है। आइसोबार्स वो होते हैं जिन एलिमेंट्स के क्या होता है? सेम एटॉमिक मास होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। आइसोटोन्स में क्या होता है? जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उन्हें हम आइसोटोन्स कहते हैं। जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं। ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन है जो पता होनी चाहिए। अब एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करें? इफ 2 आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आर प्रेजेंट and their percentages x and y, atomic masses are m1 and m2, then average atomic mass will be x times m1 plus y times m2 divided by 100। जैसे क्लोरीन का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं? द क्लोरीन हैज 2 isotopes 35Cl and 37Cl, the percentage of Cl35 is 75% and percentage of Cl37 is 25%। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन किसके बराबर आ जाएगा? फटाफट अगर इसे हम सॉल्व कर दें तो एवरेज एटॉमिक मास लिख देते हैं। एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर आ जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 35.5 आ जाएगा। ठीक, ऐसा निकालते हैं। जो क्लोरीन का मास आता है वो ये। एटॉमिसिटी भी हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। जैसे Cl2 Br2 O3 में 3 हो गई, Cl2 में कितनी हो गई? 2 हो गई, H2 में 2 हो गई, P4 में 4 हो गई, S8 में 8 हो गई। ठीक,
अब मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पे यहाँ से मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है और इसी को हम लोग फटाफट इसी स्पीड से करें, यही ठीक है ना। इतना तो सब लोगों ने पढ़ के रखा मोल कॉन्सेप्ट, तो 11th में जब आए होगे तो जोश में सबने सही से पढ़ा होगा ना कि मोल निकालने के 3 तरीके, या तो काउंटिंग कर लें या फिर हम लोग क्या करें मास अपॉन मोलर मास निकाल लें, ठीक, या फिर हम लोग वॉल्यूम मेजर करके भी निकाल सकते हैं। तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एन है, तो एन एवोगाड्रो नंबर था। इन टर्म्स ऑफ मास कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इससे आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को भी हम क्या कहते हैं, मोल्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। फ्रॉम गिवन मास ऑफ ए गैस कैसे निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैसे निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस निकालने के लिए क्या करेंगे, एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम कितना आता है 22.4 लीटर आता है, ये ओल्ड एसटीपी कंडीशन थी। अब कंफ्यूजन काफी लोगों को इस बात का रहता है कि सर ओल्ड एसटीपी कंडीशन कब यूज करनी है और न्यू एसटीपी कंडीशन कब यूज करनी। तो बेटा गिवन होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगा, अदरवाइज तुम्हें ओल्ड ही यूज करनी है और फिर ऑप्शंस में लाके देख लेना कि ओल्ड है या न्यू है, ठीक। एसटीपी कंडीशन का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशन क्या थी कि प्रेशर 1 atm होना चाहिए और टेम्परेचर जो होता चाहिए वो 273 केल्विन होना चाहिए। तो उस टाइम पे वॉल्यूम कितना आता है 22.4 आता है। जो न्यू एसटीपी कंडीशन है उसमें क्या किया, प्रेशर को 1 atm की जगह क्या कर दिया, 1 बार कर दिया। प्रेशर को क्या कर दिया, 1 atm की जगह क्या कर दिया, 1 बार कर दिया, ठीक। तो टेम्परेचर तो वही होना चाहिए 273, तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम आएगा वो 22.7 आएगा। कितना आएगा, 22.7 आएगा, ठीक है। ये तो सबको समझ में आनी चाहिए, सिंपल बात है। अब यूनिट्स ऑफ प्रेशर कैसे निकालेंगे, प्रेशर की यूनिट 1 atm इज इक्वल टू 776 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या 760 mm ऑफ मरकरी, ठीक। तो इस क्वेश्चन को तो आंसर मैं कर ही देता हूँ, वाई मरकरी इज चूजन ओवर वाटर फॉर मेजरिंग। अगर हम वाटर लेंगे तो क्या होगा कि हमें मरकरी कॉलम की हाइट हमें बहुत, जो वाटर कॉलम है उसकी हाइट हमें बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेशर जो है वो रो पी इक्वल टू DGH होता है। तो P इक्वल टू DGH लगाने से क्या होगा, जो वाटर की हाइट लगभग होगी वो हमें 13 मीटर की से ज़्यादा रखनी पड़ेगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी, तो 13 मीटर का मतलब लगभग 30-32 फुट रखनी पड़ेगी, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 है और मरकरी की डेंसिटी कितनी 13.6 है। तो मल्टीप्लाई कर देना तो मैं हाइट निकल आएगी। तो मेजर करने के लिए हमें कहाँ बार बार छत पे चढ़ के जाना पड़ेगा, या छत पर नहीं, तीसरी मंजिल पे जाना पड़ेगा। 1 atm को 760 टॉर भी कहते हैं, 1.01325 बार कहते हैं। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। तो 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। टेम्परेचर की यूनिट हमें सब पता है, K इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 और F-32/9 इज इक्वल टू क्या होता है, C/5, ठीक। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोग यूनिट कन्वर्जन में परेशान हो जाते हैं। ये बात मैं जानता हूँ और तुम लोग भी होते ही होगे, सारे बच्चे हो जाते हैं, तो तुम भी हो जाते होगे, छोटे ही तो तुम लोग भी, है ना। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर और 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 cc को लिखते हैं और इसी को 1 ml लिखते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। इस यूनिट कन्वर्जन में परेशान मत होना, ये लिक्विड सोल्यूशन में भी काम आएगी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगी। स्टेट्स ऑफ मैटर सिलेबस से निकल गया, लेकिन पीवी क्वेश्चन तो हमें पढ़ना पड़ेगा। पीवी क्वेश्चन में क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एन इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। आर क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी यूनिट्स क्या है, जिसकी यूनिट्स और जो वैल्यू है वो 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन है और 8.314 जूल पर मोल केल्विन है और 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन है, ठीक है। तो ये सिंपल है, atm लीटर को हम वर्क की यूनिट से भी रिलेट कर सकते हैं। अब बात आती है लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है, द रेजेंट which gives least amount of product on being completely consumed is known as limiting reagent। जो रेजेंट कम से कम प्रोडक्ट को देगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा। कैसे कि मान लो कि हम जो चीज़, भाई लिमिट क्या है, हमारे पास पैसे की लिमिट है ना। अगर हम बाजार से शॉपिंग करने जाए तो हम क्या कर पाएंगे, ज़्यादा शॉपिंग कर पाएंगे या ज़्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे, तो शॉपिंग कम कर पाएंगे क्योंकि हमारे पैसे की लिमिट है। तो जो मिनिमम हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं वो हमारी लिमिटिंग होती है ना, मैक्सिमम शॉपिंग कर सकते हो। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मिनिमम, सबसे कम बनेगा। तो मान लो कि ए के 10 मोल है, कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो मेरी भाषा में, तो ए से बी, ए प्लस बी के C प्लस डी है ना। तो ए के 10 मोल है और बी के 5 मोल है। तो हम क्या कहेंगे कि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बी टू गिव 1 मोल ऑफ सी एंड 1 मोल ऑफ डी। तो जब T इक्वल टू T आएगा तो 10 मोल ऑफ ए से क्या 10 मोल ऑफ बी रिएक्ट करने चाहिए, लेकिन बी के हैं कितने 5, तो 5 लिमिट हो गए। तो ये 5 से 5 रिएक्ट कर जाएगा, तो ये 10 में से 5 रिएक्ट करेगा।
तो इसके 5 मोल्स बच जाएंगे और इसके 0 मोल्स बचेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा LR हो गया, LR मतलब लिमिटिंग एजेंट हो गया। तो ये भी कितना बचा, ये 5 बना और ये 5 मोल्स बना। तो किसने गवर्न किया, देखो A के 10 होते हुए भी काम नहीं चला, हमारे पास कितना बन पाया, 5 ही बन पाया। जो गवर्न किसने किया, लिमिटिंग एजेंट ने किया। ठीक, देख लो अब अगला क्वेश्चन देख लो। T=0 पे इसके 10-10 मोल्स है, तो इसके 2 से 3 लग रहे थे, तो 10 से कितने लगेंगे, 2 से कितने लग रहे हैं 3, तो 10 से कितने लगने चाहिए थे, 3/2 गुणे 10 यानी कि 15 लगने चाहिए, लेकिन 15 तो है नहीं। तो क्या हुआ, लिमिटिंग हो गया। तो ये तो 10 में से कितना रेक करेगा, 3 से 2 लग रहे थे, वैसे देख लो यूनिटरी मेथड है, 3 से 2 लग रहे हैं, तो 10 से कितने लगेंगे, 2/3 × 10 यानी कि 20/3। तो इसका 20/3 लिख दिया, ये खत्म हो जाएगा। ये 3 से 2 बन रहा था तो ये कितना बनेगा, 20/3, और ये 3 से 4 बन रहा था तो ये कितना बन जाएगा, 40/3 बनेगा। तो सिंपल है, बात समझ में आनी चाहिए आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए लिमिटिंग एजेंट में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया जैसे, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्या हुआ, ये रिएक्शन है, तो इसके कितने लिए, 20 ग्राम्स लिए और इसके भी 20 ग्राम्स लिए। अब हम ध्यान रखेंगे क्या, कि हमें कभी भी रिएक्शन को ग्राम में डील नहीं करना, तो मोल्स निकाल लेंगे। तो एक इसका हो गया मोलर मास 100 हो गया, तो इसके 0.02 हो गया, इसका मोलर मास हो गया 36.5। ठीक, तो लिमिटिंग कौन हो जाएगा, इसके 1 मोल से 2 मोल लग रहा था, तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें भाई, इसके अगर हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी ये नंबर क्या होगा, इसे 2 से डिवाइड कर दो यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 73। तब भी ये नंबर जो होगा ये हमारा स्मॉलर नंबर है। ये कैसा है, स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, तो ये लिमिटिंग हो जाएगा हमारा। तो 0.02 से कितना बनेगा CO2, 0.02 मोल्स बनेगा। तो मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, सिंपल बात है भाई। ये लिमिटिंग कैसे देगा, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उससे डिवाइड कर लो। तो 20/100 बड़ा नंबर है, 20/71 बड़ा, 73 नंबर बड़ा है, तो तुम्हें पता है 20/73 बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है तो नंबर बड़ा होता है, सिंपल भाई। तो मास ऑफ CO2 कितना आ गया, 0.02 मोल्स बने, और मोलर मास हो गया 44, तो आ गया कितना 0.2 बने, सॉरी ये 0.02 नहीं 0.2 बने, 0.2 बने, तो ये भी 0.2 बना, तो ये कितना आ गया 0.2 × 44 आ गया, तो 8.8 ग्राम आंसर आ गया। सिंपल कहानी सीधे सीधे खत्म हो गई। अब परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, परसेंटेज यील्ड तो तुम अभी पेपर देने यार, परसेंटेज यील्ड तुम्हारी निकली आएगी, कितना तुमने अटेम्प्ट किया, कितना एक्चुअली अटेम्प्ट करना चाहिए था और कितना थ्योरेटिकली अटेम्प्ट करना चाहिए था, × 100 कर देना। तो परसेंटेज यील्ड कितना हुआ कि एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड × 100 इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। ऐसे ड्यूलॉन्ग पेटेट लॉ हम कैसे निकालते हैं, ड्यूलॉन्ग पेटेट लॉ में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थर्मो में यूज हो जाता है कभी कभी, ये किसमें यूज आता है, थर्मो में यूज आता है। तो उसका ध्यान रखना कि एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.4 होती है। ठीक, तो ये ड्यूलॉन्ग पेटेट लॉ है। एक क्वेश्चन ये पिछली बार मैंने दिया था, सॉल्व नहीं किया था, इस बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कि जिससे लोगों के आंसर भी कंफर्म हो जाएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, KClO4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय Cl2 एंड KOH बाय सीरीज ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस और कैलकुलेट द मास ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले सारी रिएक्शंस को लिख लेते हैं साफ साफ। क्या रिएक्शन है पहली, कि Cl2 + 2 KOH gives KCl + KClO3 + H2O। ठीक, दूसरी रिएक्शन है थ्राइस KClO gives 2 KCl + KClO3। तीसरी रिएक्शन है KClO3 gives thrice KClO4 + KCl। तो हमें क्या करना है, टोटल मास ऑफ KCl निकालना है, और हमें कितना Cl2 का इनिशियल लेना है, कि जिससे 138 ग्राम्स ऑफ KClO4 जनरेट हो जाए। तो हमने मान लिया कि हमने Cl2 के कितने ले लिए, x मोल्स ले लिए, क्या ले लिए, x मोल्स लिए। अगर हमने इसके x मोल्स लिए तो ये कितना बना, ये x बना, ये x बना, पानी की तो चिंता करनी नहीं है। तो ये कितना बना, ये x आ गया, क्योंकि ऊपर x ही बना था, तो x से ये कितना बनेगा, 2x/3 बनेगा। 3 से 2 बन रहा था, तो x से कितना बनेगा, 2/3x, और ये बन जाएगा x/3। अब ये x/3 था हमारे पास, तो ये कितना बनेगा, 3 × 3x/3, और ये बन जाएगा x/12।
इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था उसके हिसाब से सब लिख लिया। अब देखो सवाल कोई आसानी से लगाने का तरीका क्या कि हमें KClO4 के कितने मोल्स बनाने ये निकाल लेते। तो मोलर मास ऑफ KClO4 कितना आ गया भाई, मोलर मास ऑफ KClO4 कितना आ गया, कोई बता दे मेरे को। तो K का होता है कितना 39 प्लस 35.5 प्लस 64, तो मेरे को लगता है 138.5 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक, 138.5 ग्राम्स आ जाएगा। तो मोल्स कितने आ गए यार, मोल्स ऑफ KClO4 टू बी फॉर्म्ड 1385 डिवाइडेड बाई 138.5, तो कितने आ गए 10 मोल्स आ गए। तो यहाँ से देखना जरा कि 3x/3 की वैल्यू कितनी हो गई 10। ठीक, 1 मिनट, ये बाई 4 आ जाएगा, सॉरी 3x/4 इंटू 3 आ जाएगा। 4 से 3 बन रहे थे ना, ऐसे यूनिटरी मेथड कर लो कि 4 से 3 बन रहे थे, तो 1 से कितना बना 3/4 और x/3 से बना 3x/3 इंटू 4। हाँ ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया यहाँ पे। इसलिए मिस्टेक कैसे हो जाती है कि तो x/4 की वैल्यू कितनी आ गई 10 मोल्स, तो x की वैल्यू आ गई 40 मोल्स आ गई। और x 40 मोल्स आने का मतलब क्या है कि हमने मास ऑफ क्लोरीन लिया था, तो मास ऑफ क्लोरीन कितना आ गया, मास ऑफ क्लोरीन कितना आ गया भाई 40 मोल्स आ गए इंटू 71, तो ये आ गया कितना 2840 ग्राम्स। इतने ग्राम हमने क्लोरीन ली थी। और KCl कितना बना ये देख लो भाई, KCl कितना बना पहली रिएक्शन में, कितना बना पहली रिएक्शन में बना x, मास मोल्स ऑफ KCl फॉर्म लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ KCl फॉर्म्ड x प्लस सेकेंड इक्वेशन कितना बना भाई लोग 2/3x, और थर्ड इक्वेशन बना x/12। ठीक, इन सबको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा कितना, एलसीएम ले लें यहाँ पे, कितना ले लें 12 ले लें, तो ये 12x प्लस 8x प्लस x, तो यानी कि 21/12x आ गया, 21x/12 आ गया। तो 21x यानी 21x की वैल्यू है 40 डिवाइडेड बाय 12, तो 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 4, तो 70 मोल्स आ गए। तो मास ऑफ KCl प्रोड्यूस कितना आ गया, बात समझ में आ रही है भाई आसानी से। मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड आ गया कितना 70 इंटू KCl का मोलर मास हो गया 74.5, तो ये आ जाएगा 5215 ग्राम्स। ठीक, तो आंसर सबका सही आना चाहिए और आसानी से निकल भी आएगा। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसे क्वेश्चन की तरह ही देख लेते हैं और आसानी से इस सवाल को लगा देंगे, कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी आप लोगों को। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ए कंपाउंड कंटेनिंग 26.6% ऑफ पोटेशियम, 35.5% ऑफ क्रोमियम एंड 38% ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, एलिमेंट का नाम लिखेंगे, क्या हो गया K हो गया, और क्या हो गया Cr हो गया, और O हो गया। K का मास परसेंट कितना दिया 26.6, पोटेशियम का क्रोमियम कितना दिया 35.4, और ऑक्सीजन का कितना दिया है 38। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 39, 52 और 16। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं 26.6 डिवाइडेड बाई 39, 35.4 डिवाइडेड बाई 52 और 38 बाई 16। इस नंबर को फाइंड आउट करेंगे, जरा डिवाइड करो फटाफट तेजी से, क्या क्या आ जाएगा नंबर। इस नंबर को डिवाइड करोगे तो फटाफट ये आ जाएगा 0.68, ये भी आ जाएगा 0.68 और ये आ जाएगा 2.38 के लगभग। फिर सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0.68 डिवाइडेड बाई 0.68, तो ये आ जाएगा 1.68, जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे तो 1, और ये 2.38 डिवाइडेड बाई 0.68, तो इससे आ जाएगा 3.5। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, या फार्मूला मास फार्मूला यूनिट क्या आ गई, एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया क्या KCrO 3.5, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा K2Cr2O 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, होल नंबर रेशियो में से कर दिया हमने कंप्लीट। ठीक, तो ये सिंपल था। अब हमें पता है वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मोलर मास बाई 2, और 2 इसलिए होता है क्योंकि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है
वो होता है डेंसिटी ऑफ अ गैस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके हमें बिल्कुल भी डेरिवेशंस पे नहीं जाना है। अब कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे सबसे पहला कौन सा है, वेट बाई वेट परसेंट। वेट बाई वेट परसेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 200। तो अगर 10% वेट बाई वेट Na2CO3 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है, Na2CO3, और 90 ग्राम क्या है, 90 ग्राम पानी है। ठीक। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 10% वेट बाई वॉल्यूम Na2CO3 सॉल्यूशन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर कहेंगे, अब की बार 90 ml नहीं कहेंगे, 100 ml कहेंगे। और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर 10% इथेनॉल सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो क्या हुआ, 10 ml इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन या 90 ml ऑफ वाटर। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब इसके बाद आते हैं पीपीएम की बात। पीपीएम कब हम यूज़ करते हैं, पीपीएम तब यूज़ करते हैं जब हमें कंसंट्रेशन की यूनिट को बहुत छोटा दिखाना होता है, बहुत छोटे नंबर के लिए हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इन पीपीएम। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो ये बहुत माइन्यूट यूनिट चीज़ों को डिफरेंट करने के लिए काम आती है। इसके बाद मोलैरिटी है, ये सारी यूनिट्स तुम्हें पता है पहले से, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग क्विक रिवीजन के थ्रू जा रहे हैं, तेजी से कंप्लीट करते हैं कि मोलैरिटी क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट आर डिजॉल्व्ड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में डिजॉल्व हो गए, जो डिजॉल्व नहीं हुए वो मोलैरिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है ना, कि जो मोलैरिटी में हम उनको नहीं ध्यान रखेंगे, जो डिजॉल्व नहीं हुए, जो डिजॉल्व उन्हीं को ध्यान रखेंगे। तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स अगर हमें निकालनी हो, अगर मिक्सचर में एसिड्स हो कई सारे, तो हम क्या करेंगे, m फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, n1 m1 v1 प्लस m2 n2 v2 प्लस n3 v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। mv क्या है, मिलीमोल्स है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मिलीमोल्स है। फॉर डाइल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मिलीमोल्स कर देते हैं। ठीक। और n क्या है इसमें, n यहाँ पे हमारा n फैक्टर है। n क्या है, n इज n फैक्टर। n फैक्टर मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिसिटी है। क्या है, बेसिसिटी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आराम से समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर मोलैलिटी की बात करते हैं। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बिल्कुल सिंपल बात है कि पर केजी में अगर हम वेट बाई वेट हमें कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिवाइड कर मतलब डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, उसे हम मोलैलिटी के फॉर्म में लिख देंगे। फिर बात आती है नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो W इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, N इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिख दें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू V इंटू VML इंटू 100। अब W इक्वल्स टू ENV/1000, ये हमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक। अगर हमें मिक्सचर ऑफ एसिड्स का निकालना है तो N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन N1 प्लस V1 प्लस V2 कर देंगे, और न्यूट्रलाइजेशन केस में क्या कर देंगे, N1 V1 माइनस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये लिख देते हैं यहाँ पे, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो निकालते हैं वो निकालते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। जो हम लोग रेडॉक्स के चैप्टर का डिस्कशन करेंगे कल का, वो नॉर्मेलिटी से ही स्टार्ट होगा, एन फैक्टर कैलकुलेशन से ही स्टार्ट होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी करें तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर आता है, ये बात हमें सबको पता होनी चाहिए। ठीक। अब ये बात मैंने लिखी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को यहाँ पे लिख दिया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो गए, गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये सिंपल सी बात है, ये खत्म हो गई कहानी यहाँ से। इसके बाद आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं कि लेट देयर आर टू कंपोनेंट्स। कई लोगों ने कंप्लेन की सर मोल फ्रैक्शन नहीं, अरे मोल फ्रैक्शन तो यार हमेशा ही आता है ना। टू कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन having Na and Nb number of moles, Na and Nb number of moles। ठीक। तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई x या जाई कह सकते हैं इसे। तो ये होता है अपना मोल अपॉन सबका मोल, अपना मोल अपॉन सबका मोल। तो जाई बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Nb अपॉन Na प्लस Nb। और
जाई ए प्लस जाई बी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन के बाद जो बात आती है वो परसेंटेज ऑफ फ्री वॉल्यूम की आती है। परसेंटेज ऑफ फ्री वॉल्यूम अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालें? तो लिख के कैसे आता है? लिख के आता है पेपर में कि 109% ऑफ वॉल्यूम इज गिवन। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कितना होगा? परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 हमें निकालना है। ठीक, तो लिखते हैं इसमें कि इन 109%, या ऐसा लिखते हैं 109% ऑफ वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स that if 100 gram of oleum is diluted या dissolved in required amount of solvent, required amount of water, then 109 gram of H2SO4 is obtained। ठीक, तो सिंपल मतलब है कि 100 ग्राम मिला के 109 मिल रहा है। तो 100 ओलियम होता क्या है? ओलियम वैसे होता क्या है? ओलियम वैसे होता क्या? ओलियम होता है क्या? H2H2O7 होता है ओलियम। ठीक, H2H2O7 होता है, यानी कि H2SO4 प्लस SO3। ठीक, तो ये ओलियम होता है। तो जब हमने इसे क्या किया कि H2H2O7 को 100 ग्राम को हमने जब पानी में मिलाया तो इससे H2SO4 बन गया 2 मोल, और ये कितना बना? 109 ग्राम बना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये कितना लगा होगा? 9 ग्राम ऑफ वाटर लगा होगा। बोलो, यही तो हुआ होगा। कितना लगेगा? 9 ग्राम ऑफ वाटर लगेगा। अब ओलियम में था क्या क्या? H2SO4 था और SO3 थी। तो ये बताओ वाटर किससे रिएक्ट किया गया होगा? वाटर रिएक्ट किया हुआ किससे? SO3 से। तो 9 ग्राम ऑफ वाटर लगा, यानी कि मोल्स कितने लगे वाटर के? हाफ मोल लगे। हाफ मोल ऑफ वाटर लगे, तो मोल्स ऑफ SO3 मस्ट भी कितने होने चाहिए? मोल्स ऑफ SO3 मस्ट भी कितने होने चाहिए थे? हाफ मोल्स होने चाहिए थे। तो मोल्स ऑफ इसके आगे हाफ मोल्स आ गए, तो मास ऑफ SO3 कितना आ गया? मास ऑफ SO3 कितना आ गया? 1/2 इंटू 80, यानी कि 40 ग्राम्स। तो परसेंटेज 40 ग्राम्स आ गया, सॉरी 40 ग्राम्स आ गया। तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कितनी आ गई? परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 आ गई कितनी हमारे पास? 40 ग्राम SO3 निकली इन 100 ग्राम्स, तो ये कितना आ गया? 40% आ गया। तो ये सिंपल सा सवाल था। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी तुम्हें दे देंगे तो तुमसे सवाल आसानी से लग जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं, इन्हें वैसे तो रटो मत, सीधे सीधे फॉर्मूले को यूज़ करना हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि फॉर्मूले से जीवन आसान होगा तो ये लिस्ट है फॉर्मूला की, इन्हें तुम लोग देख सकते हो कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। कैपिटल एम को हम क्या करें? मोलैरिटी कर रहे हैं, स्मॉल एम को मोलैरिटी कर रहे हैं, डी को डेंसिटी कर रहे हैं, M2 मास ऑफ सॉल्यूशन है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और M मोलैलिटी है। तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू डी अपॉन 1 प्लस m इंटू M2 इंटू 1000। ये फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूले है भाई, ये देख लेना 4-5। मैं तो किसी भी फॉर्मूले को सजेस्ट नहीं करता कि रटो, और कभी मत रटो। उन सबकी वैल्यू क्या क्या है, कौन कौन क्या क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगले चैप्टर यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन की क्लास कल होगी, उसमें बैलेंसिंग नहीं पढ़ाऊंगा उसके लिए नहीं, मतलब ऐसा नहीं, जिद नहीं है। तुम लोग कहोगे कमेंट करके तो पढ़ा भी दूंगा, लेकिन यार मेरे को लगता है टाइम बर्बाद है। उसमें केवल एन फैक्टर की कैलकुलेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रादर देन डूइंग द बैलेंसिंग अगेन। तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि सर वो बेसिक लेक्चर 1 तो हम देख ही लेंगे रेडॉक्स का, आप लेक्चर 2 का रिवीजन एक बार और करा देना और कुछ बेहतरीन सवाल लगा लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।